अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है और आवाज़ भी आ रही क्लियर? Yes, sir. ओके, चलो जी। सो देन लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ लेक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। एंड लेट्स सी हाउ टू गो अबाउट। ओके, सो आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज़ पाइपलाइन प्रोसेसर। बट बिफोर स्टार्टिंग पाइपलाइन प्रोसेसर कुछ बातें मैंने डिस्कस करनी थी रिलेटेड टू सिंगल साइकिल प्रोसेसर। ओके, सो ओके सो अब आप लोगों ने पिछले 2-3 हफ्तों से सिंगल साइकिल प्रोसेसर पे काम कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द जनरल स्ट्रक्चर फॉर रिस्क 5 सिंगल साइकिल प्रोसेसर। अब इसको सिंगल साइकिल प्रोसेसर कहते क्यों हैं? ओके, लेट्स टेक अ लुक एट एन एग्जांपल। सो मेरे पास ये 3 इंस्ट्रक्शंस हैं, ऐड आई और ऐड आई के 3 इंस्ट्रक्शंस हैं। एंड ये क्लॉक है, दिस इज़ क्लॉक विच विल बी अप्लाइड टू द पीसी। ठीक है, एंड आपको पता है क्लॉक जो है वो आप रजिस्टर फाइल को भी देते हो और मेमोरी को भी देते हो, बट इन दिस स्लाइड पीसी इज़ द मेन फोकस। ओके, सो जैसे ही आप रीसेट का बटन प्रेस करोगे तो पीसी आउट के ऊपर यानी आउटपुट पीसी के आउटपुट पे एड्रेस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, जिसके नतीजे में इंस्ट्रक्शन मेमोरी के अंदर जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो फैच होगी, यानी वो निकलेगी इंस्ट्रक्शन मेमोरी से। और चूंकि ये इंस्ट्रक्शन जो है वो ऐड आई है, तो दिस विल बी द पाथ। ये जो पाथ मैंने अभी ड्रॉ किया है, ओके, सो दिस विल बी द पाथ। ये जो मैंने पाथ ड्रॉ किया है, दिस विल बी द पाथ फॉलोड बाय द इंस्ट्रक्शन ऐड आई। और उनकी वैल्यूज़ जो है वो आपको नज़र आ रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट सिग्नल की जो वैल्यूज़ हैं वो स्लाइड के ऊपर ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है। ओके, सो ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, सो ऐड आई इंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब होगी? जब राइट डाटा के ऊपर। अच्छा, ऐड आई का काम क्या है? बेसिकली ऐड आई का काम ये है कि 5 और x0 के अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ है उन दोनों को आपस में सम करना है और x1 के अंदर स्टोर करना है। सो चूँकि आपको पता है कि ये रजिस्टर फाइल और इसी तरह ALU, इसी तरह ये जो मक्स है और इसी तरह ये इमीडिएट जनरेटर का जो ब्लॉक है, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है। जैसे ही इनको सिग्नल मिलते हैं ये अपना आउटपुट जो है वो दे देता है। तो जैसे ही ये जो इंस्ट्रक्शन ऐड आई वाली है ये फैच हुई, उसी इंस्टेंट में ये सारी वैल्यूज़ जो है वो अपने अपने आउटपुट्स पे अपीयर हुई। एंड नेक्स्ट क्लॉक एज पे यानी इस वाले क्लॉक एज पे ये जो 5 आपको नज़र आ रहा है राइट डाटा पे, ये x1 के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है रजिस्टर फाइल में राइट जो है वो सिक्वेंशियल है, अगले क्लॉक एज पे राइट होता है डाटा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें कॉम्बिनेशनल है। कॉम्बिनेटोरियल सर्किट जो है वो यूज़ हुआ है। कॉम्बिनेटोरियल सर्किट यूज़ होने की वजह से एवरीथिंग इज़ इंस्टेंट। जैसे ही आप इनपुट अप्लाई करोगे आउटपुट जो है वो अपीयर होगा। हर ब्लॉक के आउटपुट पे वैल्यूज़ जो है वो अपीयर हो जाएंगी। ठीक है, सो ऐड आई जो है वो इस क्लॉक एज से पहले पहले ऐड आई जो है वो ऐड आई ये जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो फैच हुई और इस क्लॉक एज से पहले पहले कंप्लीट हो गई। ठीक है, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स आर कॉम्बिनेशनल एक्सेप्ट फॉर द राइट। राइट जो है राइट वाला काम होगा जब ये पॉजिटिव क्लॉक एज जो है वो अपीयर होगा। ठीक है, ओके, सो एट दिस पॉजिटिव क्लॉक एज, अभी आपको नज़र आ रहा है, एट दिस पॉजिटिव क्लॉक एज पिछली इंस्ट्रक्शन का जो राइट डाटा था वो राइट हो गया x1 के अंदर, लेकिन साथ ही सेकंड इंस्ट्रक्शन भी फैच हो गई। सेकंड इंस्ट्रक्शन जो है वो फैच हो गई और इसका पाथ जो है वो आपको नज़र आ रहा है, और ये ग्रीन में आपको कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं वो भी आपको
नज़र आ रही हैं, ठीक है। सो कीप वन थिंग इन माइंड कि पॉजिटिव क्लॉक एज पे सेकंड इंस्ट्रक्शन जो है वो फैच हुई है, और थर्ड क्लॉक एज से पहले पहले एक्सेप्ट फॉर द राइट ऑल द ऑपरेशंस विल बी कंप्लीटेड, यानी ALU अपना काम कर लेगा, इसी तरह मक्स अपना काम कर लेगा, ये वाला मक्स अपना काम कर लेगा, इसी तरह ये वाला मक्स अपना काम कर लेगा, सिवाय राइट के हर ब्लॉक अपना अपना काम जो है वो इस पॉजिटिव एज से पहले पहले कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन इफ़ द सेकंड पॉजिटिव एज कम्स, जब सेकंड पॉजिटिव एज जो है वो आएगी तो दो काम होंगे। नंबर वन, जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर उसकी उसकी जो रिज़ल्ट है विच इज़ 10, वो x2 के अंदर स्टोर हो जाएगा। और दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम ये होगा कि दिस इंस्ट्रक्शन विल बी फेच्ड, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं हर ब्लॉक के आउटपुट पे वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगी, जिस तरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। सो ऑल द वैल्यूज़ आर ऑल द ऑपरेशन इज़ कॉम्बिनेशनल एक्सेप्ट फॉर द राइट। ओके, सो अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है, या बल्कि मैं आप लोगों को ये इनवाइट करूँगा इस बात पे सोचने पे कि आपने नोट किया होगा कि सेकंड इंस्ट्रक्शन जो है वो फर्स्ट क्लॉक एज पे अपीयर हुई है, और जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है वो सेकंड क्लॉक एज पे पॉजिटिव क्लॉक एज पे अपीयर हुई है। फर्स्ट क्लॉक एज पे अगेन एनिमेशन को गौर से देखो, फर्स्ट क्लॉक एज पे सेकंड इंस्ट्रक्शन फेच हुई है और कंप्लीट हुई है, और थर्ड इंस्ट्रक्शन जो है वो सेकंड पॉजिटिव क्लॉक एज पे फेच हुई है। सो कैन आई से दैट इस क्लॉक ये जो क्या कहते हैं, ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है जो इस क्लॉक एज पे अपीयर हुई है, जो इस क्लॉक एज पे अपीयर हुई है, इट it requires one cycle it requires one cycle to be fetched and completed। क्या मैं ये कह सकता हूँ? सोचो ज़रा इस बात को, क्योंकि इस क्लॉक एज पे, इस वाले क्लॉक एज पे थर्ड इंस्ट्रक्शन जो है वो फैच हो जाएगी, ठीक है। सो आई कैन सेफली से दैट कि ऑल द इंस्ट्रक्शंस, ये जो आपने प्रोसेसर बनाया है, ऑल द इंस्ट्रक्शंस नीड वन साइकिल टू कंप्लीट का लफ्ज़ थोड़ा सा अच्छा नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि राइट जो है वो नेक्स्ट पॉजिटिव एज में उसका राइट अपना काम कर रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द 99% ऑफ द टाइम, 99% ऑफ द वर्क, 99% काम इंस्ट्रक्शन का कंप्लीट हो रहा है विद इन वन क्लॉक साइकिल। इस बात की समझ आ रही है आप लोगों को? इस बात की समझ आ रही है आप लोगों को कि वन क्लॉक साइकिल में, तो मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट ये है कि वन क्लॉक साइकिल में जो भी इंस्ट्रक्शन फैच होती है वो अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लेती है, चाहे वो ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, जो मर्ज़ी हो। एक क्लॉक साइकिल के अंदर अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन हो RISC-V की, वो अपना काम जो है वो कंप्लीट करेगी। हाँ, यस, यू कैन से दैट राइट वाला काम अगले साइकिल के पॉजिटिव एज में होगा, उसको निकाल के बाकी सारा काम जो है वो एक क्लॉक साइकिल में कंप्लीट हो जाएगा। इस बात पे मुत्तफिक हैं आप लोग? ठीक है। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द रीज़न हम इस प्रोसेसर को क्या कहते हैं, सिंगल साइकिल जो है वो प्रोसेसर कहते हैं। क्यों? क्योंकि एवरी इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स वन साइकिल, एवरी इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स ओनली वन साइकिल टू कंप्लीट, ठीक है। सो इस साइकिल में ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, और इस साइकिल में ये वाली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी, एंड सो ऑन, ठीक है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाती है जब आप रीसेट का बटन जो है वो प्रेस करते हैं। ओके, दूसरी बात नोट करने वाली ये है कि आपने नोट किया है कि अच्छा, सो इस क्लॉक एज पे ऐड आई जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है वो फैच हुई है, और इस क्लॉक एज पे थर्ड इंस्ट्रक्शन जो है वो फैच हुई है। तो आपने नोट किया है कि जब थर्ड इंस्ट्रक्शन फैच हुई है, ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द डाटा पाथ एलिमेंट्स हैज़ चेंज्ड,
ऑल द वैल्यूज़ ऑफ डाटा पाथ एलिमेंट्स हैव चेंज। प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के जो डाटा पाथ एलिमेंट की जो वैल्यूज़ हैं, ये जिस तरह 2 है, 10 है, 10 है, 10 है, 0 है, 10 है, वो रिप्लेस हो जाएंगी बाई द वैल्यूज़ ड्यू टू द एग्जीक्यूशन और ड्यू टू द फैचिंग ऑफ द थर्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो ये बात जो है वो आपने जहन में रखनी है कि न्यू इंस्ट्रक्शंस वैल्यूज़ will replace or has replaced the previous instruction values। ठीक है, इन अदर वर्ड्स क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो नई इंस्ट्रक्शन आई है उसकी वैल्यूज़ ने प्रीवियस इंस्ट्रक्शन की वैल्यूज़ को जो पुरानी इंस्ट्रक्शन है विच इज़ इन दिस केस इज़ सेकंड इंस्ट्रक्शन, उसकी तमाम वैल्यूज़ जो है वो लॉस्ट हो गई है। क्या ये मैं कह सकता हूँ? ठीक है, सो असल में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई नई इंस्ट्रक्शन आती है सिंगल साइकिल प्रोसेसर में, तो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन की जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ से मुराद हर डाटा पाथ एलिमेंट का जो आउटपुट है वो चेंज हो जाता है, वो रिप्लेस हो जाती है। इन अदर वर्ड्स प्रीवियस इंस्ट्रक्शन की जो जो वैल्यूज़ है वो लॉस्ट हो जाती है, वो गुम हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, सो ये पॉइंट आपने जहन में रखना है, क्योंकि आगे जब हम पाइपलाइन वाला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ जो है वो ये वाला जो पॉइंट है वो इस्तेमाल होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ होगा। ओके, सो सिंगल साइकिल प्रोसेसर। सो समराइजिंग अगेन व्हाट आई हैव सेड राइट नाउ इन द पास्ट 10 मिनट्स, वो ये है कि अभी तक आपने जो भी प्रोसेसर बनाया है, ठीक है, चाहे आपने कंप्लीट किया है या नहीं किया, वो बेसिकली क्या है, दैट इज़ अ सिंगल साइकिल प्रोसेसर, क्योंकि एक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो रही है। कीप दिस थिंग इन माइंड। Okay, now so this was the single cycle processor which I discussed with you people previously। इस सिंगल साइकिल प्रोसेसर को आप 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। हाउ कैन यू डिवाइड इट इनटू 5 पार्ट्स या 5 स्टेजेस? यू कैन डिवाइड इट somehow like this। ठीक है, सो इन दिस स्लाइड यू कैन सी दैट जो सिंगल साइकिल प्रोसेसर है इसको हमने 5 पार्ट्स में, 5 स्टेजेस में डिवाइड कर दिए। ठीक है, डिवाइड क्यों किया ये आगे जाके आपको पता चलेगा। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है इट इज़ कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन फेच पार्ट और इंस्ट्रक्शन फेच स्टेज, इसकी एब्रीविएशन जो है वो IF है। सेकंड स्टेज इज़ कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन डिकोड स्टेज, इसकी एब्रीविएशन जो है वो ID है। अच्छा, इसको इंस्ट्रक्शन फेच स्टेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देखो इस स्टेज में जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर इन्वॉल्व्ड इन fetching the next इंस्ट्रक्शन और इन फैचिंग द न्यू इंस्ट्रक्शन और इन फैचिंग द करंट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसलिए इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन है। ये वाला पार्ट जो है इसको इंस्ट्रक्शन डिकोड स्टेज क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये वाला है और ये वाला है, दे आर इन्वॉल्व इन डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन। डिकोड का मतलब ये है कि इंस्ट्रक्शन को पहचानना, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना, इंस्ट्रक्शन को पहचानना। इस डिकोड को उर्दू में पहचानने को कहते हैं या शनाख्त करने को कहते हैं। ठीक है, सो इंस्ट्रक्शन डिकोड। थर्ड स्टेज इज़ कॉल्ड एग्जीक्यूट। ठीक है, ये 7th सेमेस्टर में, 6th सेमेस्टर में आप जाके देखेंगे क्यों इसको एग्जीक्यूट कहते हैं। मेमोरी एक्सेस स्टेज, क्योंकि इसमें मेमोरी है, आप इसको एक्सेस कर सकते हो इस स्टेज के अंदर। एंड दिस इज़ कॉल्ड राइट बैक स्टेज। क्यों राइट बैक स्टेज कहते हैं? क्योंकि ये देखो ये वाला सिग्नल जो है वो राइट बैक हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप ये जो भी सिग्नल यहाँ इस पोर्ट पे आता है वो रजिस्टर फाइल के अंदर राइट बैक हो जाता है, इसलिए इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, राइट बैक कहते हैं। सो इस स्लाइड की समरी जो है वो ये है कि यू कैन डिवाइड योर सिंगल साइकिल प्रोसेसर इनटू 5 स्टेजेस, IF, ID, X, MEM एंड राइट बैक स्टेज। अच्छा, अब इसकी जो पोजीशन है इसको हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन कि इसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या इधर ही रखना है, क्या करना है। ठीक है, सो विल डिस्कस लेटर ऑन। ओके, नाउ so you people have seen that clock is required to run your single cycle processor। so clock जो है वो कुछ इस तरह से है, this is the clock। इसका पीरियड कितना होना चाहिए? ठीक है, what should be the time period, 1 second, 3 second या 1 nanosecond, इसका clock पीरियड जो है वो कितना होना चाहिए। ओके, सो अज्यूम करें कि ये आपके पास वही सिंगल साइकिल प्रोसेसर है।
दिस इज़ अ सिंगल साइकिल प्रोसेसर डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस। अज्यूम के ऐड इंस्ट्रक्शन जो है वो फेच हुई है एंड इंस्ट्रक्शन फेच स्टेज टेक्स 200 से पिको सेकेंड्स 200 पिको सेकेंड्स टू ऑपरेट। ठीक है, सो अज्यूम करो कि ये वाली जो स्टेज है, इट टेक्स 200 पिको सेकेंड टू ऑपरेट टू प्रोड्यूस आउटपुट। ठीक है, अब इस स्टेज का आउटपुट क्या है? इस स्टेज का आउटपुट तो ये है और इस स्टेज का आउटपुट जो है वो ये है। सो 200 पिको सेकेंड का क्या मतलब है? इट मीन्स दैट द टाइम रिक्वायर्ड बाय दैट स्टेज विच इज़ इंस्ट्रक्शन फेच एट द मोमेंट, द टाइम रिक्वायर्ड बाय इंस्ट्रक्शन फेच स्टेज टू प्रोड्यूस आउटपुट, सो वो 200 पिको सेकेंड है। ठीक है, जब आप VLSI का सब्जेक्ट पढ़ोगे 7th सेमेस्टर में, वी विल बी वेरी मच कंसर्न विद टाइमिंग। ठीक है, नॉट राइट नाउ, बस थोड़ा सा हम टाइम को देख रहे हैं ताकि थोड़ा सा क्लॉक पीरियड का आइडिया हो जाए। ओके, सो 200 पिको सेकेंड फॉर द इंस्ट्रक्शन फेच टू ऑपरेट, decode stage takes 100 picosecond to operate, execute stage takes 200 picosecond to produce output। in this case execute stage का output तीन है, एक ये आउटपुट है, एक ये आउटपुट है और एक ये आउटपुट है। और आप कह सकते हो अभी बीच में ये देखो ये कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, सो देयर विल बी नो डिले ओवर हियर, सो देयर आर 3 आउटपुट्स। सो 200 पिकोसेकंड फॉर एग्जीक्यूट स्टेज। इंस्ट्रक्शन जो है वो ऐड इंस्ट्रक्शन है, ऐड इंस्ट्रक्शन डजंट यूज़ डाटा मेमोरी, इसलिए यहाँ पे कोई टाइम मैंने मेंशन नहीं किया हुआ। एंड अज्यूम करो कि राइट बैक स्टेज टेक्स 100 पिकोसेकंड, तो व्हाट विल बी टोटल टाइम टेकन फॉर ऐड इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट? फैच होने से लेके वैल्यू को राइट करने तक। ठीक है, फ़र्ज़ करो कि ऐड इंस्ट्रक्शन जो है वो ये है, ऐड से x1 x2 x3, तो ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है? x2 और x3 को ऐड कर रही है और x1 में राइट बैक कर रही है। सो हाउ मच टाइम, टोटल टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू प्लेस द फाइनल आंसर इन रजिस्टर x1? सिंपल, आपने क्या करना है, इन सब को ऐड कर देना है एंड यू विल गेट 600 पिकोसेकंड। ठीक है, तो ये अभी हमने ऐड इंस्ट्रक्शन को देखा है। देयर आर मैनी अदर इंस्ट्रक्शंस जिनको आपने असाइनमेंट में सॉल्व किया। BQ इंस्ट्रक्शन है, इसी तरह जंप इंस्ट्रक्शन है, इसी तरह स्टोर इंस्ट्रक्शन है एंड लोड इंस्ट्रक्शन है। 6th सेमेस्टर में अगेन आप देखेंगे या थोड़ा सा अगर आप लेक्चर के बाद सोचेंगे तो यू विल सी दैट द लोड इंस्ट्रक्शन जो है इट टेक्स द मोस्ट टाइम। लोड इंस्ट्रक्शन इज़ द लॉन्गेस्ट इंस्ट्रक्शन इन टर्म्स ऑफ completing itself। वो क्यों? क्योंकि it passes through more number of data path elements। ठीक है, लोड इंस्ट्रक्शन जो है वो पहले PC से निकलता है, इंस्ट्रक्शन मेमोरी से गुजरता है, फिर रजिस्टर फाइल को भी यूज़ करता है, ALU को भी यूज़ करता है, इमीडिएट जनरेटर वाला ब्लॉक भी यूज़ होता है, ये वाला मक्स भी यूज़ होता है, फिर डाटा मेमोरी इटसेल्फ यूज़ हो रही है। सो ये एक छोटी सी एक मैंने आपको एक पिक्चर बताई है कि हाउ लोड वर्ड इज़ द लॉन्गेस्ट इंस्ट्रक्शन इन टर्म्स ऑफ टाइम। ठीक है, सो लोड वर्ड यूजली इज़ द लॉन्गेस्ट इंस्ट्रक्शन 800 पिकोसेकंड। ओके, सो अब हमें पता चल गया है कि 800 पिकोसेकंड इज़ द लॉन्गेस्ट टाइम टेकन बाय दिस इंस्ट्रक्शन। सो अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ये हमारा क्लॉक है, दिस इज़ आवर क्लॉक। कैन आई सेट द क्लॉक पीरियड लेस देन 800 पिकोसेकंड? ये मेरा सवाल है। कैन आई सेट माई क्लॉक पीरियड लेस देन 800 पिकोसेकंड? जी, कैन आई सेट माई क्लॉक पीरियड लेस देन 800 पिकोसेकंड? एनी आंसर? ओके, एक जवाब आया है नो। ओके, एक और जवाब, कैन आई सेट द क्लॉक पीरियड लेस देन 800 पिकोसेकंड? गलत जवाब भी दे दोगे, कोई इशू नहीं है, बस आगे आओ, जवाब दो और इंटरेक्टिव बनाओ सेशन को। एक और जवाब, नो। ओके, वेरी गुड, सो नो, आंसर इज़ नो। अच्छा, अब आंसर नो क्यों है? सो से फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लॉक पीरियड का टाइम जो है वो 500 पिकोसेकंड जो है वो सेट करता हूँ। ठीक है, 500 पिकोसेकंड का क्या मतलब है? 500 पिकोसेकंड का मतलब ये है कि जो सेकंड इंस्ट्रक्शन के लिए जो क्लॉक एज आएगी वो 500 पिकोसेकंड के बाद आएगी। तो फ़र्ज़ करो कि इस क्लॉक एज पे लोड वर्ड वाली इंस्ट्रक्शन फेच हुई है और लोड वर्ड वाली इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने के लिए अभी आपने टाइम निकाला है 800 पिकोसेकंड। उसके कंप्लीट होने से पहले
उसके कंप्लीट होने से पहले पहले आपने क्या किया, लोड वर्ड के बाद वाली जो इंस्ट्रक्शन है, सेव वो स्टोर वर्ड है, उसको आपने फेच कर लिया। यू डिड नॉट अलाउ लोड वर्ड टू कंप्लीट इट्स सेल्फ। सो इससे क्या होगा, इनकरेक्ट वैल्यू जो है वो स्टोर होगी, इनकरेक्ट ऑपरेशन होगी, यू विल गेट इनकरेक्ट रिजल्ट, यू कैन इवन गेट एरर। ठीक है, सो अगर आप इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट होने से पहले पहले, किसी भी इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट होने से पहले पहले उसके बाद वाली इंस्ट्रक्शन को फैच करोगे, देन योर प्रोग्राम इज़ बाउंड टू प्रोड्यूस इनकरेक्ट रिज़ल्ट। तो फिर रूल क्या है, रूल ये है कि आपने देखना है कि सबसे लंबी इंस्ट्रक्शन कौन सी है। इन दिस केस इट इज़ 800 पिको सेकेंड लोड वर्ड। तो आपने फिर क्लॉक पीरियड एट लीस्ट मिनिमम 800 पिको सेकेंड जो है वो सेट करना है। ठीक है, इससे कम वैल्यू पे सेट करोगे देन योर प्रोग्राम विल गिव इनकरेक्ट रिजल्ट, योर कोड विल नॉट वर्क करेक्टली। ओके, सो डिटरमिन बाय द लॉन्गेस्ट पाथ। ठीक है, सो क्लॉक पीरियड जो है वो आपने रखना है 800 पिको सेकेंड। फ्रीक्वेंसी जब आप निकालेंगे तो ये बनती है 1.25 गीगाहर्ट्ज़, एंड 1.25 गीगाहर्ट्ज़ मीन्स 1.25 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड योर प्रोसेसर विल बी फैचिंग। ओके जी, सो नाउ हम क्या चाहते हैं, हम चाहते ये हैं कि हम जो 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 ये जो टाइम है इसको मैं कम करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू फैच मोर इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, आई वॉन्ट टू डू मोर वर्क पर सेकेंड, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ माई CPU। पहला सवाल ये है कि व्हाट डज़ इट मीन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। फिर सेकंड सवाल ये है कि क्विकर रिस्पॉन्स टाइम का मतलब है वन जॉब फिनिशेस फास्टर या कोई और मतलब है, मोर जॉब्स पर यूनिट टाइम, लॉन्ग बैटरी लाइफ। सो परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि एक टास्क जो है वो क्विकली कंप्लीट हो जाए, या बहुत सारे टास्क एक सेकंड में कंप्लीट हो जाए, या आपका जो प्रोसेसर जिस बैटरी के साथ लगा हुआ है और जिस बैटरी के ऊपर वो चल रहा है वो बैटरी लाइफ जो है वो मतलब जल्दी ड्रेन ना हो जाए। सो व्हाट डज़ इट मीन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, अभी हम ये देखने चाह रहे हैं। ओके, सो से फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास दो सवारियां हैं, दो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, एक स्पोर्ट्स कार है और एक बस है। स्पोर्ट्स कार की कैपेसिटी 2 है, इसकी 50 है, स्पीड इसकी 200 है, इसकी 50 है, और गैस माइलेज इसकी जो है वो 5 है और इसकी जो है वो 2। 5 MPG का मतलब यह है कि ये जो स्पोर्ट्स कार है 1 गैलन से गैस पे 1 गैलन गैस पे 5 मील कवर करती है। ठीक है, एंड इसी तरह 2 MPG का मतलब ये है कि ये जो बस है ये 1 गैलन गैस पे के अगर 1 गैलन गैस हो तो ये 2 माइल्स जो है वो कवर करती है। ठीक है, सो गैस माइलेज का मतलब ये है। ओके, सो इफ़ यू डू सम कैलकुलेशन फॉर अ 50 माइल ट्रिप, अगर आप किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं और उसका फासला जो है वो 50 माइल्स है, सो यू कम अप विद सम दिस टाइप ऑफ, मतलब आप कोई हिसाब किताब लगा लो ना, मैथ्स वगैरह कर लो, प्लस माइनस कर लो, मल्टीप्लिकेशन कर लो, यू कम अप विद दीज नंबर्स। ठीक है, यू कम अप विद दीज नंबर्स। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल स्पोर्ट्स कार का जो ट्रैवल टाइम है वो कम है एज़ कम्पेयर टू द ट्रैवल टाइम ऑफ द बस। एंड इफ़ यू वांट टू ट्रांसपोर्ट 100 पैसेंजर्स, अब देखो पैसेंजर कैपेसिटी स्पोर्ट्स कार की तो 2 है, तो आपको 50 ट्रिप्स लगाने पड़ेंगे और 50 ट्रिप्स का जो टोटल टाइम है 750 मिनट्स है। बस की कैपेसिटी ज़्यादा है, लिहाजा नंबर ऑफ़ ट्रिप्स उसके कम है, एंड 2 ट्रिप्स के का जो टोटल टाइम है वो 120 मिनट्स है। ठीक है, तो ये बात आई थिंक क्लियर हो जानी चाहिए। बस की कैपेसिटी ज़्यादा है, पैसेंजर कार की कैपेसिटी कम है, लेकिन स्पोर्ट्स कार की कैपेसिटी कम है, लेकिन स्पोर्ट्स कार की स्पीड ज़्यादा है और बस की स्पीड कम है। ठीक है, दिस इज़ वाई यू आर गेटिंग दीज नंबर्स। ठीक है, ये दो कंट्रास्टिंग जो रिजल्ट्स जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। और आखिर में ये जो स्पोर्ट्स कार है इट यूजेस अप 5 गैलन्स ऑफ गैस पर पैसेंजर, वेयर एज द बस यूजेस 0.5 गैलन्स ऑफ गैस। सो
अब मैं आप लोगों से ये सवाल करता हूँ कि इनमें से बेहतर कौन है, स्पोर्ट्स कार या बस? ये मेरा सवाल है। ठीक है, ऑल द डाटा इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज़ द डाटा। विच इज़ बेटर? स्पोर्ट्स कार बेहतर है क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है, या बस बेहतर है क्योंकि पैसेंजर कैपेसिटी ज़्यादा है, या स्पोर्ट्स कार बेहतर है क्योंकि उसका ट्रैवल टाइम कम है, या बस का, या बस जो है बस इज़ बेटर बिकॉज 100 पैसेंजर्स को वो कम टाइम में ट्रांसपोर्ट करता है। सो व्हाट डू यू थिंक, विच इज़ बेटर? बस बेहतर है या स्पोर्ट्स कार बेहतर है? एंड दूसरा सवाल है कि विच थिंग वी शुड कंसिडर, ट्रैवल टाइम को हम कंसिडर करें, या टाइम टू ट्रांसपोर्ट 100 पैसेंजर्स को कंसिडर करें, या फ्यूल कंजम्पशन को कंसिडर करें? किस चीज़ को हम कंसिडर करें, ये मेरा सवाल है। जी इस्माइल आप बताएं। ठीक है, तो यार ठीक है, सो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट ओपिनियन। इस्माइल कहता है कि आप टाइम फॉर 100 पीपल को देख लो, फ़िज़ा कह रही है कि आप फ्यूल को देख लो, इस्माइल कह रहा है कि टाइम को आप देख लें, पता नहीं किस टाइम को देख लें। ठीक है, सो एवरी वन हैज़ हिज और हर ओपिनियन। एंड इसका जो सही जवाब है वो ये है कि आपने तीनों को कंसिडर करना है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अगर एक बंदा है तो जाहिर सी बात है फिर स्पोर्ट्स कार जो है वो बेहतर है। अगर 100 पैसेंजर्स है तो फिर जाहिर सी बात है बस जो है वो बेहतर है। अगर आपके मुल्क में जिस तरह पाकिस्तान में फ्यूल की कमी है और फ्यूल की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर उस सूरत हाल में फिर बस जो है वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू स्पोर्ट्स कार। So we have to consider all these three parameters depending on the situation, depending on the condition in which we want to, run these transport vehicles. तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी हम क्या करते हैं, हम तीनों चीज़ों को कंसिडर करते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम ट्रिप टाइम को प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम कहते हैं, टाइम फॉर 100 पैसेंजर्स को हम थ्रूपुट कहते हैं, एंड गैलन्स पर पैसेंजर को कंप्यूटर आर्किटेक्चर की ज़ुबान में एनर्जी पर टास्क कहते हैं। ठीक है, सो दीज आर थ्री इम्पॉर्टेंट थिंग्स, थ्री इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स विच वी यूजुअली कंसिडर वाइल डिज़ाइनिंग प्रोसेसर्स। ओके, वेरी इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो आपने जहन में रखना है, जिसको आयरन लॉ भी कहते हैं, कभी कभी इसको हम परफॉर्मेंस इक्वेशन भी कहते हैं, इसको आपने रट लेना है। और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, जब आप 6 सेमेस्टर में आएंगे तो न्यूमेरिकल्स जो हैं, उन न्यूमेरिकल्स में ये जो 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 ये जो इक्वेशन है, ये जो फार्मूला है, ये बहुत यूज़ होगा। सो परफॉर्मेंस इक्वेशन, इसको आपने बस ध्यान में रखना है। सो परफॉर्मेंस इक्वेशन क्या है कि टाइम टू रन अ प्रोग्राम, या टाइम टू रन, मेरे पास एक प्रोग्राम है, सी में लिखा हुआ है, असेंबली में लिखा हुआ है, ठीक है, कोड है। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस प्रोग्राम, ये वो वाला टाइम है। सो द टाइम टू रन द प्रोग्राम इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस पर प्रोग्राम। आपने देखा होगा कि जब आप सी कोड को असेंबली कोड में कन्वर्ट करते हो, यू सी मैनी इंस्ट्रक्शंस, ऐड, सब, मल, LW, SW। सो इन दिस केस 1 2 3 4 5, सो देर आर 5 इंस्ट्रक्शंस इन दिस केस। ठीक है, सी कोड में हो सकता है नंबर ऑफ़ लाइंस जो है वो 3 हो, लेकिन असेंबली कोड में नंबर ऑफ़ लाइंस जो है वो ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, so number of instruction means the number of lines, or you can say that number of lines तो खैर नहीं कहेंगे, the number of times the assembly instructions will be executing। ठीक है, तो ये जहन में आपने रखना है, इंस्ट्रक्शंस पर टोकन। अभी फ़िलहाल आप जहन में ये रख लो कि असेंबली, ये आपका असेंबली कोड है, असेंबली कोड में ये 5 इंस्ट्रक्शंस हैं, 1 2 3 4 5, एंड ईच इंस्ट्रक्शन रन्स ओनली वंस। ठीक है, सो हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस आर देयर? देयर आर 5 इंस्ट्रक्शंस पर प्रोग्राम। साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन, हर इंस्ट्रक्शन यानी हर इंस्ट्रक्शन कितने साइकिल्स जो है वो लेती है इन ऑर्डर टू कंप्लीट। तो इन केस ऑफ सिंगल साइकिल प्रोसेसर, अभी आपने देखा है, इन केस ऑफ सिंगल साइकिल प्रोसेसर, one instruction completes in 1 cycle। ठीक है, सो इसकी वैल्यू क्या हुई फिर? इसकी वैल्यू 1 साइकिल, ये 1 साइकिल है, दिस इज़ 1, एंड नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन कितने हैं? 1। सो
द ओवरऑल वैल्यू ऑफ दिस टर्म इज़ 1। ठीक है, हम सिंगल साइकिल प्रोसेसर की बात कर रहे हैं। और शॉर्ट फॉर्म में इस टर्म को हम कहते हैं सी पी आई, इज कॉल्ड सी पी आई, साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन। तो आइडियली सी पी आई की वैल्यू जो है वो 1 होती है फॉर सिंगल साइकिल प्रोसेसर। ठीक है, इस बात की समझ आ गई आप लोगों को कि सी पी आई की वैल्यू 1 क्यों है फॉर सिंगल साइकिल प्रोसेसर? क्योंकि लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया कि वन इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स वन साइकिल टू कंप्लीट, वन 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 instruction requires one cycle to complete, and hence the CPI of for single cycle processor is always 1, not always 1, in ideal situation it is always 1। अभी हम देखेंगे जब मेमोरी जो है नॉन आइडियल हो जाएगी तो CPI की वैल्यू जो है वो बढ़ सकती है। एनीवेज बात की सर बात। पिछले टॉपिक से एक क्वेश्चन था। हेलो। जी जी बताएं। सर जो टाइमिंग वाला आपने बताया था कि अगर 800 उसके किसी एक इंस्ट्रक्शन के मैक्सिमम टाइम टाइम है और हम उस पर रख रहे हैं 700 अगर रख देते हैं आप जी जी। उसका टाइम, तो क्या सब्सिक्वेंटली ये सारी इंस्ट्रक्शन चल रही होती हैं? क्योंकि अगर एल नहीं डब्ल्यू नहीं 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 हो नहीं रहा है तो सब्जेक्ट। आप कह रहे थे कि एस डब्ल्यू चल जाएगा, इन्हें तो हाँ, स्टेप बाय स्टेप नहीं आना चाहिए? एस डब्ल्यू चल जाएगा क्योंकि एस डब्ल्यू जो है फैच हो जाएगी ना उसके। एल डब्ल्यू के बाद अगर कोई आप अपना माइक थोड़ा म्यूट कर दें। ओके। एल डब्ल्यू के बाद अगर कोई इंस्ट्रक्शन मेमोरी में हुई तो वो फैच हो जाएगी। ठीक है, और फैच हो जाएगी। अब उनका टाइम अगर कम हुआ क्लॉक साइकिल टाइम से तो वो प्रॉपर्ली अपना काम करेगी, लेकिन एल डब्ल्यू ने अपना काम प्रॉपर्ली नहीं किया तो हो सकता है इसका असर आने वाली इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो है वो पड़ जाए। ठीक है, क्लियर है? तो एक वक्त में एक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन जो फैच होती है, ये बात आपने जहन में रखनी है। ओके सो एनीवेज सो अच्छा कहाँ पे थे हम? ओके सो यहाँ पे थे। ओके एंड जो थर्ड पैरामीटर है दैट इज़ टाइम पर साइकिल, यानी एक साइकिल का टाइम कितना है। सो एक साइकिल, दिस इज़ वन साइकिल ऑफ द क्लॉक, तो इसका टाइम पीरियड, असल में ये टाइम पीरियड है। ठीक है, दिस इज़ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। ठीक है, और अगर आप इसका इन्वर्स कर लें तो ये बन जाएगी फ्रीक्वेंसी, बन जाएगी 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओके सो दीज थ्री पैरामीटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये वाला पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला पैरामीटर जो है वो इंपॉर्टेंट। सो क्विकली एक एग्जांपल जो है देख लेते हैं। मेरे पास दो प्रोसेसर हैं, प्रोसेसर ए है, प्रोसेसर बी है। प्रोसेसर ए एग्जीक्यूट्स 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन, ये 1.5 मिलियन इंस्ट्रक्शन। प्रोसेसर ए की जो CPI है वो 2.5 है, और इसकी जो CPI है वो 1 है। फ्रीक्वेंसी इसकी प्रोसेसर ए की 2.5 गीगाहर्ट्ज़ है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 गीगाहर्ट्ज़ है। सारी वैल्यूज़ को पुट करें, आपस में मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर यूज़ करें, देन द टाइम टू एग्जीक्यूट वन प्रोग्राम प्रोसेसर ए के लिए वो है 1 मिली सेकेंड, एंड प्रोसेसर बी के लिए क्या है 0.75 मिली सेकेंड। ठीक है, तो ये आप लेक्चर के बाद ये ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन वाला काम जो है वो ईजिली कर सकते हैं। नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात यह है कि प्रोसेसर बी इज़ फास्टर, क्योंकि ये देखें ना 0.75 मिली सेकेंड का टाइम है, एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो कम है। जिस प्रोसेसर का एग्जीक्यूशन टाइम कम है वो फास्टर है, जिसका ज़्यादा है वो स्लोअर है। कीप दिस थिंग इन माइंड। सो प्रोसेसर बी जो है वो फास्टर है, डिस्पाइट द फैक्ट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस 1.5 मिलियन, डिस्पाइट द फैक्ट इसका जो क्लॉक है वो स्लो है। इन दो ये जो दो पैरामीटर्स हैं ये प्रोसेसर ए के मुकाबले में वर्स है, लेकिन फिर भी एग्जीक्यूशन टाइम इसका जो है वो फास्ट है। सो इस धोखे में ना आना कि प्रोसेसर बी जो है चूँकि ये ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है तो ये ज़्यादा टाइम लेगा। इस धोखे में नहीं आना कि प्रोसेसर बी का जो क्लॉक रेट है वो कम है। कम क्लॉक रेट का क्या मतलब है? टाइम पीरियड ज़्यादा है। टाइम पीरियड ज़्यादा का क्या मतलब है? इट टेक्स मोर टाइम टू एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन। चूँकि इसका टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा है तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो ज़्यादा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इस एग्जांपल में हमने ये देखा है कि ऐसा नहीं है। यू हैव टू कंसिडर ऑल ऑफ दीज थ्री थिंग्स टू डिटरमिन द रियल परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोसेसर। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लें आज शाम को और इस चीज़ को देखें कि आपके जहन में बचपन से जो आपके जहनों में फीड किया जाता है कि अगर नंबर ऑफ़ टास्क ज़्यादा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा,
या अगर एक टास्क को कंप्लीट करने का टाइम जो है वो उस पर ज़्यादा लग रहा है, तो 100 टास्क को करने में टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। ऐसा नहीं है, इस एग्जांपल से क्लियर हो गया। ओके जी, सो अब हम क्या करने जा रहे हैं नाउ, बेसिकली वी वांट टू इम्प्रूव दिस थिंग। ठीक है, वी वांट टू इम्प्रूव दिस थिंग। इम्प्रूव करने का क्या मतलब है, वी वांट टू रिड्यूस द टाइम पीरियड। ठीक है, वी वांट टू रिड्यूस द टाइम पीरियड ऑफ द क्लॉक। टाइम इसको रिड्यूस करने से क्या होगा, द टाइम टू रन अ प्रोग्राम विल डिक्रीज। तो इसका एक तरीका हम देखने जा रहे हैं विच इज़ कॉल्ड पाइप प्लानिंग। लेकिन पाइप प्लानिंग को समझने से पहले हम एक एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। ओके, सो okay, now let's see how to implement pipelining in processors in order to increase the speed up or the performance of the computer. Okay, but before going into the pipelining details, एक analogy, एक example मैं आपको देना चाहता हूँ. So say for example, 4 persons आर देयर, एंड्रयू है, बोरा है, कैरोलिन है और डैन है, और उन्होंने लॉन्ड्री करनी है, उन्होंने अपने अपने कपड़े जो है वो धोने हैं। सिचुएशन जो है वो ये है कि वॉशिंग मशीन एक ही है कपड़ों को वॉश करने के लिए, ड्रायर भी एक ही है कपड़ों को ड्राई करने के लिए, और कपड़ों को फोल्ड करने के लिए एक बंदा है फ़ोल्ड करने वाला, जो उनके कपड़ों को फ़ोल्ड करके देगा, और कपड़ों को रखने के लिए जो जो अलमारी है वो एक ही है। ठीक है, स्टैश का मतलब है कपड़ों को अरेंज करके अलमारी पे रखना। ठीक है, तो अलमारी भी एक ही है, वॉशिंग मशीन भी एक है, ड्रायर भी एक है, कपड़ा फ़ोल्ड करने वाला बंदा भी एक है जो उन सब के कपड़ों को फ़ोल्ड करेगा, और सब के लिए अलमारी भी एक है। तो एक वक्त में एक ही बंदा जो है वो अलमारी यूज़ कर सकता है, एक वक्त में एक ही बंदा वॉशर यूज़ कर सकता है, ड्रायर यूज़ कर सकता है, और ये जो फोल्डर है, ये जो बंदा है, ये एक वक्त में सिर्फ एक बंदे के कपड़ों को फोल्ड कर देगा। ठीक है, सो ये कंडीशन है। ओके, सो वॉशिंग मशीन टेक्स 30 मिनट्स टू वॉश, ड्रायर टेक्स 30 मिनट्स टू ड्राई, फोल्डर टेक्स 30 मिनट्स टू फोल्ड, और जो अलमारी में रखने वाला जो अमल है इट टेक्स 30 मिनट्स। ओके, सो से फॉर एग्ज़ाम्पल एंड्रयू जो है वो अपने कपड़ों को लॉन्ड्री करना शुरू कर देता है, लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस से गुजरता है। ओके, सो रिमेंबर वन थिंग दैट ये जो चारों चीज़ें हैं, दिस मेक्स अप द लॉन्ड्री सिस्टम। इनको हम इन चारों को मजमूई तौर पे लॉन्ड्री सिस्टम कहेंगे। एंड एंड्रयू स्टार्ट्स टू वॉश हिज क्लोथ्स एट 1 PM, और चूँकि 30 मिनट्स का टाइम है तो 1:30 पे वॉशिंग वाला अमल ख़त्म होगा और ड्राई वाला अमल शुरू हो जाएगा। 1:30 से लेके 2 PM तक, 2 PM पे ड्राई वाला अमल जो है, ड्रायर जो है वो अपना काम मुकम्मल कर लेगा, एंड 2 PM पे फोल्डिंग वाला काम जो है वो फोल्डर, वो जो बंदा है वो फोल्ड कर देगा एंड्रयू के कपड़ों को। ठीक है, एंड सिमिलरली स्टैश एंड सो ऑन। ओके, अब चूँकि वॉशर एक है, ड्रायर भी एक है, फोल्डर भी एक है, अलमारी भी एक है, सो बाकी जो बंदे हैं बोरा, कैरोलिन और डैन, इनको इंतज़ार करना पड़ेगा। मतलब वन अप्रोच इज़, इंतज़ार ज़रूरी नहीं है वो करें, लेकिन वन अप्रोच फॉर रेस्ट ऑफ द पर्सन टू कैरी आउट लॉन्ड्री इज़ कि बोरा जो है वो एंड्रयू का इंतज़ार करे कि वो अलमारी में कपड़ों को समेट ले, और फिर समेटने के बाद फिर बोरा जो है वो वॉशिंग वाला अमल जो है वो स्टार्ट कर ले। इसी तरह कैरोलिन जो है वो बोरा का इंतज़ार करेगी कि वो जब अपना काम ख़त्म करेगी तो मैं अपना वॉशिंग वाला सिस्टम जो है स्टार्ट करूँगा। इसी तरह डैन जो है वो इंतज़ार करेगा कि कैरोलिन जब अपना काम ख़त्म करेगी तो मैं अपना काम जो है वो शुरू करूँगा। ओके, नाउ इफ़ आई आस्क यू पीपल के व्हाट इज़ द टोटल टाइम टेकन
for all of them to finish the laundry. So 1 PM पे एंड्रू ने अपना काम स्टार्ट किया है और ये 8:30 है ना. सो 8:30 पे स्टैशिंग वाला काम शुरू हुआ है एंड स्टैशिंग वाला काम 30 मिनट्स लेता है. सो 9 PM पे जाके डैन अपना सारे कपड़े जो है वो अलमारी में रख देगा. सो 9 PM पे जाके काम ख़त्म हो जाएगा. सो 9 - 1 it will take 8 hours for all of them to finish the laundry. और अगर हम सिर्फ एक बंदे को देखें कि एक बंदे को अपना काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है. सो एंड्रयू ने 1 PM पे अपना काम स्टार्ट किया है और 3 PM पे इसका काम जो है वो मुकम्मल हो गया. सो 3 - 1 2 hours. ठीक है. सो कीप दिस थिंग इन माइंड. कैन बी इम्प्रूव, दिस इज़ द क्वेश्चन. ठीक है. सो इफ़ यू नोट दैट कि जब एंड्रयू ड्राई वाला काम कर रहा है उस वक्त वॉशर जो है वो फ्री है. ठीक है. ड्राई जो है वो बिज़ी है. ठीक है. ड्राई जो है वो बिज़ी है. एंड्रयू जो ड्राई कर रहा है तो वॉशर जो है वो बिज़ी है. सो वाई नॉट बोरा जो है वो उसी वक्त वॉश करना शुरू कर दे जिस वक्त एंड्रयू जो है वो ड्राई करना शुरू किया. एंड सिमिलरली वाई नॉट बोरा जो है वो ड्रायर को यूज़ करे कब, जब एंड्रयू जो है वो फोल्ड करने वाला काम शुरू कर दे. एंड सिमिलरली रिपीट फॉर द अदर रिमेनिंग पर्सन्स एज वेल. जब आप इस चीज़ को रिपीट करोगे यू विल गेट अ टेबल समथिंग लुकिंग लाइक दिस. ठीक है. सो बोरा इज़ वॉशिंग व्हेन एंड्रयू इज़ ड्राइंग. मैन कैरोलिन इज़ वॉशिंग, उस वक्त बोरा ड्राइंग वाला काम कर रही है और एंड्रयू के कपड़े को फोल्डर जो है वो फोल्ड कर रहा है. सो एंड यू कैन अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. सो नाउ इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ द टोटल टाइम टेकन टू डू ऑल द लॉन्ड्री. सो 1 PM पे काम स्टार्ट हुआ है एंड 4:30 पे काम जो है वो फिनिश हुआ है. सो 4:30 - 1 दिस गिव्स यू 3.5 hours. और अगर आप सिर्फ एक बंदे को देखें, एक बंदे के लिए अभी भी फॉर एग्ज़ाम्पल एंड्रयू जो है वो 1 PM पे काम स्टार्ट कर रहा है और 3 PM पे वो काम ख़त्म कर रहा है. सो एक बंदे के लिहाज से द लॉन्ड्री टास्क इज़ स्टिल 2 hours. ठीक है. सेम एज़ बिफोर. सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड, दिस स्ट्रैटेजी इज़ कॉल्ड, दिस स्ट्रैटेजी कौन सी स्ट्रैटेजी? ये यही वाली स्ट्रैटेजी कि जब एक चीज़ फारिग है, ड्रायर फारिग है तो उस वक्त वॉशर को यूज़ कर लो. जब क्या कहते हैं जब फोल्डर वाला काम हो रहा है तो उस वक्त ड्रायर और वॉशर फारिग है तो उनको यूज़ कर लो. सो दिस स्ट्रैटेजी इज़ कॉल्ड पाइपलाइन. दिस स्ट्रैटेजी इज़ कॉल्ड पाइपलाइन. ठीक है. सो नोट दैट ये वाला जो टाइम है पाइपलाइनिंग ने इस टाइम को कम किया. शुरू में विदाउट पाइपलाइनिंग द नंबर ऑफ आवर्स वर 8. आफ्टर पाइपलाइनिंग द नंबर ऑफ आवर्स इज 3.5. बिफोर पाइपलाइनिंग एक पर्सन का काम 2 hours एंड आफ्टर पाइपलाइनिंग उसी एक पर्सन का काम 2 hours. सो पाइपलाइनिंग डज नॉट इम्प्रूव द टाइम इट टेक्स फॉर वन पर्सन टू डू हिज और हर लॉन्ड्री. ये बात भी आपने जहन में रखना है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सो इस स्लाइड में ये बताया गया है कि कोई भी टाइम आप ले लो, 2:30 वाला टाइम ले लें आप. ठीक है. 2:30 से 3 PM वाला जो स्लॉट है तो इस स्लॉट में ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं. ठीक है. कबर्ड भी इस्तेमाल हो रहा है, अलमारी भी इस्तेमाल हो रही है, फोल्डर जो है वो फोल्डर वाला जो बंदा है वो भी बिज़ी है, ड्रायर भी बिज़ी है और वॉशिंग मशीन भी बिज़ी है. सो डिफरेंट रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड. इस स्लाइड में ये बताया गया है कि ये जो कोई भी एक बंदा है, से फॉर एग्जांपल कैरोलिन, शी यूजेस ऑल द रिसोर्सेज. शी इज़ यूजिंग ऑल द रिसोर्सेज. वो वॉशर को भी यूज़ कर रही है, वो ड्रायर को भी यूज़ कर रही है, वो फोल्डर को भी यूज़ कर रही है और वो स्टैशर को भी यूज़ कर रही है.
ओके, दिस इज़ वन प्रॉब्लम. व्हाट इफ़ बोरा जो है वो अपना काम जल्दी ख़त्म करे, से फॉर एग्ज़ाम्पल ड्राइव वाला काम जल्दी ख़त्म करे, लेकिन एंड्रयू जो है वो 30 मिनट ही ले रहा है अपने काम को ख़त्म करने के लिए. सो आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि फ़ोल्डर, कपड़ों को फ़ोल्ड करने के लिए हमने एक बंदा जो है वो हायर किया हुआ है. और 2 बजे से लेके 2:30 बजे तक ये बंदा जो है वो एंड्रयू के कपड़े को फ़ोल्ड कर रहा है. और बोरा ने 2:20 पे 2:20 पे अपना काम ख़त्म कर लिया. बट द प्रॉब्लम इज़ दैट फोल्डर जो है वो बिज़ी है, फोल्डर इज़ बिज़ी. सो व्हाट शुड बोरा डू नाउ? बोरा शुड वेट. बोरा शुड वेट कि ये बंदा जो है वो एंड्रयू के तमाम कपड़ों को फ़ोल्ड करे, और फिर फ़ोल्ड करने के बाद वो बोरा अपने कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए उसको दे देगी. सो पाइपलाइन में भी पाइपलाइन का जो रेट है, यानी जो स्पीड है, इट इज़ लिमिटेड बाय द स्लोएस्ट पाइपलाइन स्टेज. सो इस केस में एंड्रयू जो है वो स्लो है, बोरा फास्ट है, लेकिन फिर एंड बोरा हैज़ टू वेट फॉर एंड्रयू टू फिनिश द फोल्डिंग वर्क, ताकि वो अपना जो फोल्डिंग वाला काम जो है वो स्टार्ट कर सके. सो पाइपलाइन की भी कुछ रेट लिमिटेशंस जो है वो होती हैं. सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड एज वेल. ओके, सो देर आर 2 टर्म्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड. एक लेटेंसी है और एक थ्रूपुट है. सो लेटेंसी इज़ बेसिकली द टाइम टू फिनिश अ सिंगल टास्क. सो अगर आप यहाँ पे देखें तो जो एंड्रयू अपने कपड़ों को जो लॉन्ड्री वाला काम करवा रहा है वो एक टास्क है. इट इज़ अ टास्क, ठीक है. सो एंड्रयू अपने कपड़े जो हैं वो 2 आवर्स में धो धा के अलमारी में रख देता है. सो व्हाट इज़ द लेटेंसी इन दिस केस? द लेटेंसी इन दिस केस इज़ 2 आवर्स, ठीक है. सो एवरी पर्सन टेक 2 आवर्स टू कंप्लीट हिज लॉन्ड्री. व्हाट अबाउट थ्रूपुट? थ्रूपुट बेसिकली क्या है? थ्रूपुट इज़ द रेशियो. It is the ratio between the number of jobs completed divided by number of hours, ठीक है, number of hours. तो इस एग्जांपल में हमारा थ्रूपुट क्या है? सो 4 पीपल हैं, देर आर 4 पीपल. सो न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर में आएगा 4 डिवाइडेड बाय आवर्स कितने लगे? 4:30 पे काम ख़त्म हुआ है, ठीक है. डैन ने अपना काम ख़त्म किया है. सो हाउ मनी आवर्स स्टार्टिंग फ्रॉम एंड्रयू टिल डैन? सो 3.5. सो 4 डिवाइडेड बाय 3.5. सो दिस रेशियो इज़ कॉल्ड थ्रूपुट. और इसका आंसर अगर आप देखना चाहते हैं, सो दैट इज़ 1.14 पीपल पर आवर. सो 1.14 पीपल पर आवर थ्रूपुट का मतलब ये है कि 1.14 पीपल जो है वो फ्री हो रहा है एक आवर में. एक आवर में 1.14 पीपल लॉन्ड्री के काम से फ्री हो रहा है, ठीक है. और सीक्वेंशियल प्रोसेस में अगर आप देखें, सीक्वेंशियल प्रोसेस में जो ये वाला प्रोसेस इसे सीक्वेंशियल, ठीक है. सीक्वेंशियल प्रोसेस में सेम वही फार्मूला आप अप्लाई करें. सो सीक्वेंशियल प्रोसेस में जो वैल्यू निकलती है थ्रूपुट की, दैट इज़ 0.5. सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट पाइपलाइन हैज़ इंक्रीज द थ्रूपुट. थ्रूपुट की वैल्यू जो है वो बढ़ गई है. जब थ्रूपुट की वैल्यू बढ़ती है तो जो आयरन लॉ है, द टाइम टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम वो भी कम हो जाता है. वो कैसे कम होता है वो फिर किसी दिन हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. सो लेटेंसी क्या चीज़ है और थ्रूपुट क्या चीज़ है, दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर. बाकी ये 2 चीज़ें जो है ये आप आके फ्यूचर में जाके पढ़ेंगे. इट्स नॉट वेरी important to discuss at this stage. Okay, so the same single cycle processor which we have divided into 5 stages, 1 2 3 4 and 5 stages. एंड जिस तरह पिछले एग्जांपल में मैंने बताया था आपको इस वाली स्लाइड में, ये वाली स्लाइड,
कि इट टेक्स सम टाइम फॉर द इंस्ट्रक्शन टू ट्रैवल, ठीक है। तो यहाँ पे 200 पिको सेकेंड क्या था, द टाइम taken by the instruction fetch stage to produce the output, ठीक है। so it takes some time, or you can say that the time taken by the instruction to travel through this stage. so going back to the same example, तो इस स्लाइड में क्या हो रहा है कि एक मेरे पास एक ऐड इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, इट्स एन ऐड इंस्ट्रक्शन। तो फेच स्टेज में से गुजरने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, से दिस इज़ से 1 सेकेंड, ठीक है। यूनिट्स मेंशन नहीं है, इट कुड बी नैनो सेकेंड, इट कुड बी पिको सेकेंड, 1 सेकेंड समझ लें आप, ठीक है। द सेम इंस्ट्रक्शन टेक्स सम टाइम टू ट्रैवल थ्रू द डिकोड स्टेज, थ्रू द एग्जीक्यूट स्टेज, थ्रू द मेमोरी स्टेज एंड थ्रू द राइट बैक स्टेज, ठीक है। सो 5 सेकेंड्स टोटल टाइम जो है वो लग रहा है ऐड इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। अब चूँकि ये सिंगल साइकिल प्रोसेसर है, the next instruction will start only when the first instruction is completed, ठीक है, if you want to get the correct output. so if I have another instruction, say subtract instruction, तो 6th second में जाके ये fetch होगी, फिर 7th में decode, it will take some time to go to the decode stage, फिर वो execute stage में जाएगा, फिर memory में, फिर write back stage में जो है वो चला जाएगा, ठीक है। सो अगेन रिमेंबर वन थिंग कि सब्ट्रैक्ट वाली इंस्ट्रक्शन इसके राइट बैक के बाद क्यों स्टार्ट हो रही है, क्योंकि इट्स अ सिंगल साइकिल प्रोसेसर एंड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस मस्ट वेट फॉर द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट। नाउ नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि दोनों इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में 10 सेकेंड का टाइम लग रहा है। अगर आप सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन को देखें, एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में 5 सेकंड का टाइम लग रहा है। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन को देखें, 10 - 6 + 1, सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन आल्सो टेक्स 5 सेकंड टू कंप्लीट, लेकिन ओवरऑल अगर आप दोनों इंस्ट्रक्शंस को देखें इट टेक्स 10 सेकंड्स। और दिस इज़ क्लियरली नॉट वेरी गुड थिंग, इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। एंड क्लॉक पीरियड शुड बी 5 सेकेंड्स, इस तरह मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में जितना भी टाइम लग रहा है उतना आपका क्लॉक पीरियड होना चाहिए। कैन वी डू बेटर, क्या हम दो इंस्ट्रक्शंस को जल्दी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं? यस, अगर हम पाइपलाइनिंग करें, जिस तरह हमने लॉन्ड्री को पाइपलाइन किया था, तो अगर हम इन इंस्ट्रक्शंस को भी पाइपलाइन कर दें, then we can execute both of them in less amount of time. So now you can see that subtraction instruction को complete होने में, मतलब add से लेके subtract तक जो time लग रहा है that is 6 seconds. So throughput has increased in case of pipelined pipelined processor. Okay, so now our clock period is now one time step. ये फिर किसी दिन मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, so leave it for now. ओके, अब इस स्लाइड में अगेन सेम वही चीज़ें बताई जा रही हैं कि किसी भी टाइम पे मतलब किसी भी एक टाइम स्लॉट में डिफरेंट स्टेजेस में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो एट टाइम इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड एग्जीक्यूट स्टेज में एक इंस्ट्रक्शन है और डिकोड स्टेज में सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन है। हमारे प्रोसेसर में 2 इंस्ट्रक्शन है। ओवरऑल प्रोसेसर में इफ़ यू सी दैट ओवर हियर, ओवरऑल प्रोसेसर में अच्छा इस स्टेज में ऐड इंस्ट्रक्शन है और इस स्टेज में सब्ट्रैक्शन है। सो ओवरऑल प्रोसेसर में 2 इंस्ट्रक्शंस जो है वो मौजूद है एट अ गिवन टाइम, अनलाइक इन सिंगल साइकिल प्रोसेसर। सिंगल साइकिल प्रोसेसर में एक टाइम में सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन पूरे प्रोसेसर के अंदर मौजूद होती है। इस स्लाइड में अगेन सेम वही चीज़ बताई जा रही है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन आप ले लें, सब या ऐड,
it will use all the stages of the system. ठीक है. So in our case the system is a pipeline processor. So इंस्ट्रक्शन फेच स्टेज को भी यूज़ कर लेगा, सब इंस्ट्रक्शन डिकोड स्टेज को भी यूज़ कर लेगी, एक्स स्टेज को भी, मेम स्टेज को भी और डब्ल्यू स्टेज को भी यूज़ कर लेगी. सो द पाइपलाइन सीपीयू each instruction passes through all the 5 pipeline stages. Okay, very important, pipeline CPU uses one clock for all the stages. ये भी important अभी हम देखेंगे आगे. And clock cycle time is limited by the lowest stage. ये वही बात हुई जिस तरह जो मैंने लॉन्ड्री वाले केस में की थी. Anyways, ये दो बातें जो है ये आप सीखेंगे in future slide. It is not important right now. How to actually implement pipelining. तो these are the 5 stages. 5 stages में आपने अपने प्रोसेसर को डिवाइड किया है. ठीक है, these are the 5 stages. और एक्चुअली हम पाइपलाइनिंग को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? हम पाइपलाइनिंग को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है, सो लुक एट दिस. यहाँ पे आपको कोई ये वही पुराना हार्डवेयर है जो आप लोगों ने असाइनमेंट 3 में और 4 में बनाया है. एंड इन दिस स्लाइड व्हाट इज़ द डिफरेंस? ये 4 रजिस्टर्स जो है वो मैंने बीच में डाल दिए हैं. 4 रजिस्टर्स. ठीक है, यूजिंग दीज 4 रजिस्टर्स लॉन्ड्री के केस में जो पाइपलाइनिंग वाला कॉन्सेप्ट था वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा. एंड एज अ रिज़ल्ट आपका थ्रूपुट जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, थ्रूपुट जो है वो बढ़ जाएगा. अच्छा, कैसे बढ़ जाएगा? मतलब एक एग्जांपल देख लेते हैं फिर आपको समझ आ जाएगी. सो बेसिकली ये वही रजिस्टर है जिस तरह ये पीसी एक रजिस्टर है. ठीक है, ये सेम वही रजिस्टर है कि इट हैज़ अ क्लॉक, इट हैज़ सम आउटपुट्स, इट हैज़ सम इनपुट्स. ठीक है, और क्लॉक के पॉजिटिव एज पे यहाँ पे जो भी डाटा है वो आउटपुट पे आ जाएगा, यहाँ पे जो भी डाटा है वो आउटपुट पे आ जाएगा. ये वही रजिस्टर है जो आप लोगों ने लैब 2 में इम्प्लीमेंट किया. ठीक है, कोई इनेबल सिग्नल नहीं है, कोई और सिग्नल नहीं है, सिर्फ क्लॉक जो है वो मौजूद है हर रजिस्टर के ऊपर. इस रजिस्टर का नाम है IFID, इसका नाम है IDX, इसका नाम है एक्स मेम रजिस्टर और इसका नाम है मेम WB रजिस्टर. ओके, लेट्स सी हाउ a load flow instruction will flow in this sort of pipeline. So ये एक load word instruction है, ये load word instruction है जिसको मैं इस pipeline processor के ज़रिए से implement करना चाहता हूँ. ठीक है, so what will happen in the first at the first clock edge अच्छा इस clock edge से पहले जिस तरह सिंगल साइकिल के केस में था, इस क्लॉक एज से पहले चूँकि ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ये फैच होके यहाँ पे आ जाएगी. ठीक है, ये फैच होके यहाँ पे आ जाएगी. ठीक है, सो इंस्ट्रक्शन फैच स्टेज में लोड इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑलरेडी मौजूद है. नोट करने वाली बात ये है कि आगे दूसरे स्टेजेस में आपको कहीं भी वैल्यूज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही. ठीक है, आपको किसी भी आउटपुट पे वैल्यूज़ नज़र नहीं आ रही, बिकॉज वी हैव रिस्ट्रिक्टेड दिस लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन टू दिस स्टेज ओनली. ठीक है, ये जो रजिस्टर हमने यूज़ किया है दिस विल नॉट अलाउ दिस लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन टू अपीयर इन ऑल द स्टेजेस जिस तरह सिंगल साइकिल प्रोसेसर के केस में था. ठीक है, सो कीप दिस थिंग इन माइंड. ओके, नाउ ये IF का क्या मतलब है? IF का मतलब ये है कि इस क्लॉक एज पे मेरी जो लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन फैच स्टेज में है. सो क्लॉक साइकिल नंबर 1, ये क्लॉक साइकिल नंबर 1 है. क्लॉक साइकिल नंबर 1 में मेरी जो लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन है वो IF स्टेज के अंदर मौजूद है. बाकी स्टेजेस में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, दे आर एम्प्टी. ओके, नाउ व्हेन सेकंड क्लॉक एज विल कम, व्हेन सेकंड positive clock edge will come, what will happen?
यहाँ पे जो भी डाटा था, यहाँ पे जो भी डाटा था वो ट्रांसफ़र होके यहाँ पे आ जाएगा। इनपुट, रजिस्टर के इनपुट पे जो भी डाटा है वो, ये आप देख सकते हैं, ट्रांसफ़र होके आईडी स्टेज में तमाम वैल्यूज़ जो है वो आ गई है। ठीक है, सो ये वाला डाटा यहाँ पे, यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ पे जो डाटा था वो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। यू कैन सी इन दिस एनिमेशन। ठीक है, इस एनिमेशन को गौर से देखो। तो जैसे ही ये वाली वैल्यू यहाँ पे अपीयर होगी, यहाँ पे अपीयर होगी, तो रीड डाटा के ऊपर 0 का सिग्नल और इमीडिएट जनरेटर के ऊपर 8 का सिग्नल जो है वो आ जाएगा। सो कैन कैन एनीवन टेल मी, कैन एनीवन टेल मी के आईडी स्टेज में, आईडी स्टेज में ये वाला जो स्टेज है, आईडी स्टेज में ये 0 और 8 इंस्टेंटली कैसे अपीयर हो गया, इंस्टेंटली कैसे आ गया, यानी एकदम से कैसे आ गया, वेट करके क्यों नहीं आया, थोड़े इंतज़ार के बाद क्यों नहीं आया? कैन एनीवन टेल मी? क्या रीज़न है? अगेन द क्वेश्चन इज़, जैसे ही ये वाली वैल्यू यहाँ पे अपीयर हुई, उसी लम्हे 0 यहाँ पे अपीयर हो जाएगा और 8 भी अपीयर हो जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि नहीं, हाँ बिल्कुल सही। सो बिकॉज कॉम्बिनेशनल लॉजिक है। ठीक है, मैंने शायद आप लोग भूल गए हैं कि रजिस्टर फाइल का जो रीड ऑपरेशन है वो कॉम्बिनेशनल है। जैसे ही इनपुट आएगा आउटपुट उसी लम्हे आ जाएगा, जैसे इनपुट यहाँ पे आएगा उसी लम्हे यहाँ पे आउटपुट जो है वो आ जाएगा। लेकिन अगेन कीप इन माइंड दैट, कीप इन माइंड दैट कि ये सारी वैल्यूज़ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है ओनली इन दिस एरिया, आगे ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक है, कीप दिस थिंग इन माइंड। सो यहाँ पे आईडी मीन्स लोड वर्ड जो इंस्ट्रक्शन है वो डिकोड स्टेज में आ चुकी है। और यहाँ पे 2 और आईडी का क्या मतलब है? 2 और आईडी का मतलब ये है कि क्लॉक साइकिल नंबर 2 में, क्लॉक साइकिल नंबर 2 में मेरी जो इंस्ट्रक्शन है वो आईडी स्टेज में आ चुकी है। ठीक है, सो ये कुछ बातें जो हैं वो अपने जहन में रखनी है। ये टेबल भी आपको बनानी आनी चाहिए और ये चीज़ें भी आपको जो है वो आपको नो हाउ होनी चाहिए। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन इफ़ थर्ड पॉजिटिव क्लॉक एज कम्स। अच्छा, बिफोर थर्ड पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक, आपने नोट किया है कि ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, इनके साथ क्या हुआ? सो फॉर द टाइम बीइंग आपने अज्यूम करना है कि इन एरियाज़ पे, इन पॉइंट्स पे, क्लॉक साइकिल नंबर 2 पे ये वैल्यूज़ जो है वो डिसअपियर हो जाएगी। फॉर द टाइम बीइंग आपने ये अज्यूम कर लेना है। ठीक है, सो इन द प्रीवियस क्लॉक एज वैल्यूज़ यहाँ पे थी 4, 0। ठीक है, 4 क्यों है? क्योंकि 0 और 4 आपस में ऐड होके 4 आ गया। और दिस इज़ द इंस्ट्रक्शन मशीन कोड फॉर लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और फिर सेकेंड क्लॉक एज पे ये देखो वैल्यूज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो गई है, वैल्यू जो है वो ट्रांसफ़र हो गई है। लेकिन व्हाट अबाउट द वैल्यूज़ ओवर हियर एट सेकेंड क्लॉक एज? अज्यूम के वो डिसअपियर हो गई हैं। कीप दिस थिंग इन माइंड। ओके, नाउ एट द थर्ड क्लॉक एज, ये देखें एनिमेशन को गौर से देखें। एट द थर्ड क्लॉक एज लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट स्टेज में दाखिल हो गई है। ठीक है, सो ये वाली वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी और ये जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। फॉर सिंप्लिसिटी मैंने सिर्फ चंद वैल्यूज़ को स्लाइड के ऊपर शो करवाई है। ठीक है, यहाँ पे मैंने शो नहीं करवाई बिकॉज दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सो फॉर सिंप्लिसिटी टू कीप द स्लाइड सिंपल मैंने चंद वैल्यूज़ जो हैं वो शो करवाई है। और जिस वक्त 0, 8 और 8
इन पोजीशंस पे आएंगी उसी वक्त ये वाला 8 जो है वो इस पोजीशन में आएगा, क्योंकि ALU जो है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट है, दैट इज़ द रीज़न। ठीक है। एंड नाउ अगेन यू कैन सी दैट इस एरो का क्या मतलब है कि थर्ड क्लॉक साइकिल में मेरी जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट स्टेज में है। इस टेबल में 3 और EX का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि थर्ड क्लॉक साइकिल में मेरा जो लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट स्टेज में आ चुकी है। इन द एंड व्हाट अबाउट द वैल्यूज़ इन द प्रीवियस स्टेज, थर्ड क्लॉक एज पे प्रीवियस जो स्टेज है, ये वाला जो स्टेज है, इसमें वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ के साथ क्या होगा। सो अगेन अज्यूम दैट वो सारी वैल्यूज़ जो हैं वो डिसअपियर हो गई हैं, कोई वैल्यू है ही नहीं, ज़ीरो भी नहीं है, बस फ़र्ज़ करो कि वो डिसअपियर हो गई हैं। ओके, सो इन फोर्थ क्लॉक एज लोड वर्ड विल गो इनटू द मेमोरी स्टेज एंड आई थिंक नो नीड टू एक्सप्लेन, अब आपको समझ आ गई होगी। लोड वर्ड विल गो इनटू द मेमोरी स्टेज एंड इन द फिफ्थ क्लॉक एज the load word instruction will go in the write back stage। राइट बैक स्टेज में जो है वो मक्स, सिर्फ मक्स इंक्लूडेड है, ओनली मक्स इज़ देयर। ठीक है। सो राइट बैक स्टेज में ये जो 15 है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन है एंड लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन शुड चूज़ दिस आउटपुट इंस्टेड ऑफ दिस आउटपुट। या आप लोगों ने सिंगल साइकिल प्रोसेसर में देखा है। अब चूँकि 15 यहाँ पे आ गया है तो 15 जो है वो यहाँ पे भी आ जाएगा, बिकॉज बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। ओके जी, सो एनी क्वेश्चन टिल नाउ, ऑनेस्टली आपने हाथ खड़ा करके मुझसे पूछना है, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ। सो इन स्लाइड्स में हमने क्या देखा, हाउ लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन विल फ्लो थ्रू अ पाइपलाइन प्रोसेसर। इसमें कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन। सर अगर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन अभी मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप सिंगल इंस्ट्रक्शन को देखें कि वो चल कैसे रही है पाइपलाइन में, उसमें नहीं वो। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो या यस कह दो या नो कह दो, कोई तो एक जवाब बता दो। ओके ठीक है। ओके सो एक मसला है यहाँ पे, मसला जो है वो ये है कि 15 जो है वो यहाँ पे आ गया है, 15 जो है वो आ गया है। अकॉर्डिंग टू दिस इंस्ट्रक्शन 15 को आपने स्टोर करना है X1 रजिस्टर के अंदर। ठीक है। X1 रजिस्टर के अंदर 15 को स्टोर करने के लिए राइट रजिस्टर की जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे तो कोई वैल्यू है ही नहीं। हमने तो कहा था कि डिसअपियर हो जाएंगी। देयर इज़ नो 1 एट दिस राइट रजिस्टर। दिस इज़ द प्रॉब्लम इन दिस इम्प्लीमेंटेशन राइट नाउ। सो सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज़ द सोल्यूशन। सोल्यूशन ये है कि ये जो जब लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन इस स्टेज में आए, जब लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन इस स्टेज में आए तो राइट रजिस्टर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद होगी। राइट रजिस्टर की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे मौजूद होगी, तो क्यों ना उस राइट रजिस्टर इंफॉर्मेशन को भी पास करवा लिया जाए अलॉन्ग विद द लोड वर्ड। सो लोड वर्ड नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में इधर जाएगी, तो राइट रजिस्टर की वैल्यू को भी आप क्या कर दें, बफ़र कर दें, रजिस्टर के अंदर से गुजार दें, ताकि वो लोड वर्ड के साथ साथ चलती रहे। और जब लोड वर्ड लास्ट स्टेज पे आ जाए तो राइट रजिस्टर की वैल्यू आपके पास हो, जिस तरह ये आप देख सकते हैं मेरे पास है 1, तो ये 1 जो है वो डायरेक्टली आप अप्लाई कर दो यहाँ पे, एंड देन लोड वर्ड विल स्टोर 15 एट इट्स करेक्ट लोकेशन। ठीक है जी, समझ आ गई इस बात की कि नहीं। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन द प्रीवियस थिंग। इस बात की समझ आई, प्रॉब्लम क्या है। अगेन मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक मिनट।
जस्ट गिव मी सम टाइम। ओके, अच्छा तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम अगेन दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रॉब्लम जो है वो ये है, यहाँ पे इस स्लाइड में प्रॉब्लम ये है कि 15 तो आ गया यहाँ पे, लेकिन राइट रजिस्टर के ऊपर कोई वैल्यू है ही नहीं, वो डिसअपियर है। कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि वी एज्यूम ऑल द वैल्यूज डिसअपियर। वन होना चाहिए था, वन होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन वन है ही नहीं। दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो फिर होगा क्या, अब होगा ये है कि 15 विल नॉट बी स्टोर्ड, क्योंकि प्रोसेसर को पता ही नहीं कि मैंने 15 को किस में स्टोर करना है, X1 में करना है, X2 में करना है, X3 आपने बताई नहीं, वो लोकेशन बताई नहीं आपने जिसमें आपने 15 को स्टोर करना है। तो सोल्यूशन मैंने क्या बताया, सोल्यूशन मैंने ये बताया कि जब लोड, जिस वक्त लोड वर्ड इस स्टेज में, डिकोड स्टेज में आए, उसी स्टेज में आप राइट रजिस्टर की वैल्यू जो है वो निकाल लो और रजिस्टर में से पास करवाते जाओ। तो जैसे जैसे लोड वर्ड पास करता जाएगा हर स्टेज में, वैसे वैसे ये जो राइट रजिस्टर की जो वैल्यू है वो भी पास करती जाए हर स्टेज में, ठीक है। और जब लोड वर्ड आखिरी स्टेज में आ जाए तो राइट रजिस्टर की वैल्यू भी मौजूद होगी उस वक्त, जिसको आप यहाँ पे फिर यहाँ पे आप अप्लाई करके 15 को X1 के अंदर स्टोर कर सकते हो। तो यू हैव टू मॉडिफाई योर डाटा पाथ स्लाइटली इन दिस केस, ठीक है। तो ये चीज़, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। ओके, एक और एग्जांपल को हम देख लेते हैं। सो से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन है, आई हैव अ लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन ओवर हेयर, ठीक है। और ये फेच हो चुकी है और कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो अपीयर हो गई हैं डाटा पाथ एलिमेंट के आउटपुट पे। सो क्लॉक साइकिल, फर्स्ट क्लॉक साइकिल एज पे, फर्स्ट क्लॉक साइकिल एज पे अब क्या होगा, सेकंड इंस्ट्रक्शन जो है विच इज़ सब इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम दो इंस्ट्रक्शंस को अब हम एग्जीक्यूट करें। पिछली स्लाइड, पिछली एग्जांपल में क्या था, लोड वर्ड अकेली थी, लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन अकेली थी। यहाँ पे दो इंस्ट्रक्शंस को अब हम साथ साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। सो शुरू में लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन फैच होगी, फिर क्लॉक के पॉजिटिव एज पे सब इंस्ट्रक्शन फैच होगी और ऐड इंस्ट्रक्शन जो इस स्टेज में थी वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। सो लुक एट दिस एनिमेशन, लुक एट दिस एनिमेशन, लोड वर्ड के साथ ये वाली जो वैल्यू है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी नेक्स्ट क्लॉक एज पे। ये देखें, नेक्स्ट क्लॉक एज पे ये वैल्यू जो है वो ट्रांसफ़र होके यहाँ पे आ चुकी है और कुछ वैल्यू जो है यहाँ पे अपीयर हो चुकी है। ये वाली जो वैल्यू है, दिस इज़ द मशीन कोड फॉर द सब इंस्ट्रक्शन, ठीक है। दिस इज़ द मशीन कोड फॉर द सब इंस्ट्रक्शन। तो यू कैन रिपीट द प्रोसेस इन अ सिमिलर वे और लोड वर्ड को आप आगे लेते जाओ, फिर सब को भी यहाँ पे ले जाओ, फिर लोड वर्ड को इधर लेके जाओ, सब को आगे लेके जाओ। तो ये आपकी असाइनमेंट है, आपने ये वाला काम जो है वो खुद करना है, ठीक है। सो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, टू इंस्ट्रक्शंस आर देयर इन द प्रोसेसर at the same time, very important point, two instructions in the processor at the same time, ठीक है। जबकि सिंगल साइकिल प्रोसेसर के केस में जी, सो सिंगल साइकिल प्रोसेसर के केस में एक टाइम में इन तमाम चीज़ों में सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन थी, वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, ठीक है। जबकि पाइपलाइन प्रोसेसर में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, टू इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम। और ये पॉसिबल कैसे हुआ, ड्यू टू दीज रजिस्टर्स, जिसको पाइपलाइन रजिस्टर कहते हैं, ठीक है। पाइपलाइन रजिस्टर्स, ठीक है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। तो अब क्या होगा, नाउ व्हाट विल हैपन, द थ्रूपुट ऑफ द प्रोसेसर विल इंक्रीज, द थ्रूपुट ऑफ द प्रोसेसर विल इंक्रीज। जब थ्रूपुट इंक्रीज हो जाएगा तो एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो कम हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द आयरन लॉ
आयरन लॉ इक्वेशन। ओके, बस अब थोड़ा सा थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं, और एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट द एंड। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ डाटा पाथ एलिमेंट्स को देखा है, हमने तो कंट्रोल वाला पाथ देखा ही नहीं है, द कंट्रोल पार्ट। रिमेंबर, रेज राइट कंट्रोल सिग्नल, ALU सोर्स कंट्रोल सिग्नल, ALU ऑप, मैम रीड, मैम राइट, कंट्रोल लॉजिक को तो हमने देखा ही नहीं अभी तक। सो कंट्रोल लॉजिक को किस तरह से हैंडल करेंगे हम पाइपलाइन प्रोसेसर के केस में? देर आर मैनी अप्रोचेज़। फर्स्ट अप्रोच इज़ दिस अप्रोच। हम क्या करेंगे कि कंट्रोल लॉजिक को हम रखेंगे डिकोड स्टेज में, वहाँ पे हम सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो करेंगे फॉर वन इंस्ट्रक्शन, और फिर से फॉर एग्जांपल लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन है इस स्टेज में, ठीक है, लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन। सो लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी कंट्रोल सिग्नल है, ब्रांच का या जंप का, मेम राइट, मेम रीड, जो भी वैल्यूज़ हैं उनको हम स्टोर करेंगे इस रजिस्टर के अंदर। ना सिर्फ स्टोर करेंगे बल्कि आगे प्रोपोगेट करेंगे जैसे जैसे लोड वर्ड आगे से आगे जाता जाएगा, ठीक है। सो कंट्रोल सिग्नल्स को हम कैलकुलेट करेंगे डिकोड स्टेज में, और फिर इन सब्सीक्वेंट क्लॉक साइकिल्स उन कंट्रोल सिग्नल्स को हम क्या करेंगे, प्रोपोगेट करवाएंगे, ट्रांसफ़र करते रहेंगे, ताकि इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रॉपरली काम करे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है वो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे, विल सी टुमारो कि इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। सो इट्स आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, इट्स इनफ फॉर टुडे। एंड अगर मैं समराइज़ कर दूँ पूरे लेक्चर को, तो समरी जो है वो ये है कि वी हैव डिवाइडेड आवर सिंगल साइकिल प्रोसेसर इनटू 5 स्टेजेस। हमने 5 स्टेजेस में डिवाइड करने के बाद ये रजिस्टर्स बीच में डाल दिए हैं, ये रजिस्टर्स जो हैं वो बीच में डाल दिए हैं। क्यों? क्योंकि हमने पाइपलाइनिंग को इम्प्लीमेंट करना है, पाइपलाइनिंग को इम्प्लीमेंट क्यों करना है? क्योंकि पाइपलाइनिंग में जो थ्रूपुट है, पाइपलाइनिंग के केस में जो थ्रूपुट है वो कम हो जाता है। पाइपलाइनिंग के केस में जो थ्रूपुट जो है वो बढ़ जाता है, और एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो कम हो जाता है, परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। अगर आप अपने अगेन रिटर्निंग बैक टू द सेम स्लाइड, अगर आप अपने प्रोसेसर को पाइपलाइन कर देते हो लेकिन सेकंड इंस्ट्रक्शन को चलाते हो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के बाद, तब भी फिर पाइपलाइनिंग का फ़ायदा नहीं होगा। पाइपलाइनिंग का फ़ायदा तब भी होगा जब आप साइमल्टेनियसली एक वक्त में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को देखें, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को चलाएं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसर में भेजें, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को पाइपलाइन में भेजें, तब ही पाइपलाइनिंग का फ़ायदा होगा। वरना पाइपलाइन करके भी आप नुकसान ही उठाओगे, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो दैट्स द समरी ऑफ टुडेज़ लेक्चर, एंड थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह विल मीट अगेन टुमारो आई विल एक्सप्लेन जो कंट्रोल वाला पार्ट है, जो कंट्रोल लॉजिक है, इसको पाइपलाइन में से गुजारना कैसे है। दैट विल बी द लास्ट पार्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ पाइपलाइन प्रोसेसर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। सर ये जो बीच में जो रजिस्टर्स हैं वो कितने हैं टोटल? टोटल 4 हैं पाइपलाइन वाले। जी पाइपलाइन वाले 4 हैं। अगर आपने 5 स्टेज बनाना है तो 4 है, अगर आपने 3 स्टेज पाइपलाइन प्रोसेसर बनाना है तो 2 रजिस्टर्स जो है वो यूज़ होंगे, ठीक है। और आप लोगों ने असाइनमेंट में 3 स्टेज वाला प्रोसेसर जो है वो डिज़ाइन करना है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? चलो ठीक है, ओके, लेट्स एंड द मीटिंग ओवर हियर। इंशाल्लाह विल मीट सून। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।